गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? मस्त, अच्छा है। चलो आज कुछ नया पढ़े। लास्ट लेक्चर में हमने फिशन प्रोसेस एंड डीके प्रोसेस पढ़ा। मैंने आपको ऐसा समझाया कि भाई जब न्यूट्रॉन पार्टिकल हैवी न्यूक्लाई पे हम बम्बार्ड करेंगे तो दो लाइट न्यूक्ली में डिवाइड स्प्लिट हो जाएगा और एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से जो न्यूट्रॉन पार्टिकल है उनको अबाउट 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। जब तक ये न्यूट्रॉन थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं होंगे तब तक हमारी सक्सेसिव न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, दूसरी बात कि जो नेचुरल यूरेनियम हमें मिलता है वो यूरेनियम का एज अ फ्यूल जब न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करेंगे तो फ्यूल के लिए जो यूरेनियम चाहिए उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ही कम है। तो आज सबसे पहले हम अनरिच यूरेनियम एटम की बात करेंगे कि भाई अनरिच यूरेनियम क्या है, और इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टडी करेंगे कि भाई ये जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन प्रोसेस हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि पहले तो 92U238 जो है उसका नेचर में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब अबाउट 98% 92U238 होता है, लेकिन इसका हम एज अ फिशन मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए पहले इसको हम फिशन मटेरियल में कन्वर्जन करेंगे। कैसे? तो इसके ऊपर न्यूट्रॉन को मैंने प्रोजेक्टाइल किया है, मुझे कंपाउंड न्यूक्लियस मिलेगा 92U239, उसमें से बीटा एमिशन होगा, साथ में एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल रिलीज होंगे और हमें क्या मिल रहा है 93Np239 मिल रहा है। ये जो Np है उसको हम प्लूटोनियम में कन्वर्ट करेंगे, फिर से बीटा डीके होगा, एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होगा। ये जो प्लूटोनियम है इसको एज अ फिशन मटेरियल हम यूज़ करते हैं जिसका बहुत इजीली स्लो न्यूट्रॉन से फिशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम अनरिच्ड यूरेनियम एटम्स कहेंगे। इतना समझ में आया? बोलो, इतना समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, तो हमारा एज अ फ्यूल कौन है? प्लूटोनियम है जो इजीली स्लो न्यूट्रॉन से स्प्लिट हो जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की। तो हमें सिर्फ समझना है कि भाई न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है। तो जो डिवाइस के अंदर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन सक्सेसफुली होगा उसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर बोलेंगे। कौन से प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है? तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पे। उसका मेन मोटो क्या है, वर्क क्या है? तो यहाँ पे हम जो हमारा कूलेंट है उसके थ्रू हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। स्टीम की मदद से हम टरबाइन को रोटेट करेंगे और टरबाइन के साथ जो हमारा जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, एसी जनरेटर कनेक्टेड है उसके थ्रू हम एसी करंट प्रोड्यूस करते हैं। मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्जन करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, लेकिन वो बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। ये न्यूक्लियर चैम्बर है जिसके अंदर हम फ्यूल यूज़ करेंगे 92U235, थोरियम 232 या तो प्लूटोनियम, इसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, लेकिन हमने पढ़ा कि भाई न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना ज़रूरी है। जो रिएक्शन में न्यूट्रॉन मिले थे उनकी एनर्जी 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, उसको थर्मल न्यूट्रॉन में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे कॉन्केव शेप हमारी रिफ्लेक्टेड सरफेस है जो उसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेजती है। इसके अंदर मॉडरेटर रखते हैं जो न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करते हैं, और एज अ फ्यूल हम यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम यूज़ करते हैं रॉड फॉर्म में, उसको हम रॉड फॉर्म में यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम मटेरियल को रखते हैं। ये हमारा न्यूक्लियर चैम्बर है जहाँ पे न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस होती है। ये हमारे कंट्रोल रोड है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को कंट्रोल करना ज़रूरी है, तो ये ऑटोमेटिकली दोनों कनेक्टेड
कंट्रोल रोड है कैडमियम बोरॉन के, जो ऑटोमेटिकली इनसाइड और आउटसाइड मूव करेंगे और न्यूट्रॉन का या तो एब्सॉर्प्शन करेंगे या तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 10⁶ केल्विन जितना टेम्परेचर जनरेट होता है, तो उसको इसकी वजह से ये जो हमारा चैम्बर है, जो मॉडरेटर है, जो फ्यूल है, वो बर्न हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, तो यहाँ से हम कूलेंट पास करते हैं। कूलेंट भी हमारा डिस्कस हुआ था कि भी वाटर है, स्टीम है, गैसेस है, उसको हम पास करते हैं, और ये जो कूलेंट हमारा पास होगा उसमें से हम वाटर थ्रू स्टीम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल जनरेटर होगा, टरबाइन होगा, टरबाइन थ्रू जनरेटर को रोटेट करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या डिवाइस इन विच न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इज कंट्रोल इज नोन एज न्यूक्लियर रिएक्टर। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल चेन रिएक्शन, सक्सेसिव चेन रिएक्शन भी लिख सकते हो आप। उसका एप्लीकेशन क्या है, तो प्रोवाइडिंग एनर्जी एट अ कांस्टेंट रेट। अगर क्रिटिकल कंडीशन होगी तो हमें कांस्टेंट रेट से पावर कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। द कोर ऑफ द रिएक्टर कंटेन द फ्यूल enriched uranium that has greater concentration of U92 U235 than naturally from obtained from natural uranium। ये हमारे फ्यूल है। न्यूक्लियर फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ द रॉड having definite mass kept in the airtight aluminum container। Control rod as a reactor are kept separate by moderator H2O, D2O and graphite। The core is surrounded by a refractor to reduce the leakaging process। The energy released in the fission is continuously removed by some suitable coolant, and the steam of the coolant drives the turbine and electric generator, and that's way we convert the mechanical energy to electrical energy। तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्टर। आप एक बार लर्न कर लेना, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन बुक में है तो ज़रा देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रिपल मोस्ट टाइम पे कर लो, न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस। अब तक हमने क्या पढ़ा, तो फिशन, डीके, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूज़न। तीनों प्रोसेस में फ़र्क है। फिर से एक बार रिपीट करेंगे कि जो हमारा डीके प्रोसेस है उसमें अल्फ़ा बीटा पार्टिकल या तो गैमा रेडिएशन होगा। जो फिशन है उसमें हैवी न्यूक्लाई पे हम प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को बम्बार्ड करेंगे, और जो फ्यूज़न है उसमें एट अ हाई टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 10⁸ to 10⁹ केल्विन टू लाइट न्यूक्लाई कंबाइन विथ ईच अदर एंड एनर्जी आर रिलीज, तो उसको हमने नाम दिया फ्यूज़न प्रोसेस। तो फ्यूज़न में क्या होने वाला है, तो दो लाइट न्यूक्ली एक हैवी न्यूक्ली बनाएंगे। हमने ऐसा पढ़ा कि भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक मास नंबर का जो ग्राफ था उसमें क्लियरली हमने देखा कि बीच वाले जो एलिमेंट्स है उनकी एनर्जी ज़्यादा है, और 30 से कम और 170 से ज़्यादा एटॉमिक मास नंबर है उनकी पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। तो जब दो न्यूक्लियन साथ में मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियन बनाएंगे तो एनर्जी डेफिनेटली रिलीज होगी, तो उसको हम फ्यूज़न प्रोसेस कहेंगे। When two light nuclei fuse to form a large nucleus, energy is released. Such process is known as nuclear fusion process। The reason for the release of energy in the nuclear fusion is that heavier nucleus binding energy per nucleus is higher, so the nucleus is more tightly bound। आप जानते हो कि भाई न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर प्रोसेस होगी, न्यूक्लियर फोर्सेस लगते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखते हैं। तो जितनी एनर्जी कम होगी, जितनी एनर्जी मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगी, उतनी उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर से वो बाइंड हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं कि और जिसके अंदर फ्यूज़न प्रोसेस हो रही है और एनर्जी रिलीज हो रही है कि दो प्रोटॉन ड्यूटेरियम बना रहे हैं, साथ में न्यूट्रिनो प्रोजेट्रॉन पार्टिकल रिलीज हो रहा है और 0.42 मिलियन इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज हो रही है। 1h2 + 1h2 ट्वाइस He3 लाइट हीलियम न्यूक्लियस है, जिसकी वजह से एक न्यूट्रॉन और 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होगी। सेम दो ड्यूटेरियम मिलके
एक ट्रिटोन बनाएंगे और साथ में एक प्रोटॉन रिलीज होगा और 4.03 मिलियन इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होगी। पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि भाई न्यूक्लियर प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी इन टर्म्स ऑफ मिलियन इलेक्ट्रॉन। नाउ इन फ्यूजन two nuclei must come close enough so that the attractive short range nuclear force is able to affect them। जब दो न्यूक्लियस r0 डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे आएंगे तो दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स होगा और स्टेबिलिटी के लिए वो एनर्जी रिलीज करते हैं। बट बोथ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दे एक्सपीरियंस द कोलम्बिया रिपल्सन। टू ओवरकम द बैरियर प्रोड्यूस्ड बाय द रिपल्सन, the average energy must be required, and this energy are approximately 400 kilo electron volt, and corresponding this energy the temperature is about 3 into 10⁹ Kelvin। अगर दो प्रोटॉन को एक दूसरे के नज़दीक लाना है, दोनों के बीच जो रिपल्सिव फोर्स है उसको ओवरकम करना है, तो मुझे बाहर से कितनी एनर्जी चाहिए, अबाउट 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इतनी एनर्जी के लिए मुझे कितना टेम्परेचर चाहिए, तो अबाउट 3 into 10⁹ Kelvin टेम्परेचर। सो व्हेन फ्यूजन इज अचीव बाय राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम सो दैट पार्टिकल हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द बैरियर प्रोड्यूस्ड बाय कोलम्बिया रिपल्सिव फोर्स, सच प्रोसेस इज नोन एज थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। बच्चों इतना तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि जब r0 डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो उनके बीच रिपल्सिव फोर्स होगा, और यही रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए मुझे बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये एनर्जी के करस्पॉन्डिंग मुझे टेम्परेचर चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 10⁹ Kelvin। तो एट हाई टेम्परेचर टू लाइट न्यूक्ली combine with each other and make a heavy nuclei and the energy is released, such process is known as न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन टिक मार्क करना और एक बार लर्न कर लेना। ऐसी एक न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस हमारी बुक में जो हमें पढ़ना है और एग्ज़ाम के लिए खास प्रिपरेशन करना है। ट्रिपल मोस्ट टाइम पे आप कर सकते हो कि भाई स्टार और सन के अंदर जो प्रोटॉन प्रोटॉन साइक्लिक प्रोसेस हो रही है या तो कार्बन न्यूट्रॉन साइक्लिक प्रोसेस हो रही है, तो वो हमें एक्सप्लेन करना है। 2 मार्क्स के लिए ट्रिपल मोस्ट टाइम पे कर लेना कि वे एक्सप्लेन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन। बच्चों आप जानते हो कि भाई सन कंटिन्यूसली रेडिएट द एनर्जी अबाउट 3.6 into 10⁻28 जूल पर सेकेंड, अबाउट 3.8 into 10⁻26 जूल पर सेकेंड सन 3.8 into 10⁻26 जूल एनर्जी रिलीज करता है। और ऐसा तभी पॉसिबल है कि जब इसके सेंटर में कोई फ्यूज़न प्रोसेस होगी। आप शायद जानते हो कि सन का जो कोर है, जो सेंटर रीजन है, इसका अबाउट टेम्परेचर है 10⁻7 केल्विन, और इतने हाई टेम्परेचर पे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल जैसी फ्यूज़न प्रोसेस होती है। तो वो प्रोसेस कैसे होती है वो हमें देखना है। द इंटीरियर ऑफ द सन हैज़ अ टेम्परेचर अबाउट 1.5 into 10⁻7 केल्विन। मैंने पहले ही आपको बताया कि एट लार्ज टेम्परेचर द थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस आर अकर्स which is considerably less than the estimate temperature required for the fusion particle of average energy। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया कि अगर 400 मिलियन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो तो भी टेम्परेचर 10⁻9 केल्विन जितना होता है। ओके, तो फ्यूजन इन द सन इन्वॉल्व प्रोटॉन हुज एनर्जी आर मच अबव द रिक्वायर्ड एनर्जी। द फ्यूजन रिएक्शन इन द सन is two type cycle, proton proton cycle and carbon nitrogen cycle। The fuel in the sun is hydrogen and byproduct as a helium। मतलब हीलियम हम कह सकते हैं मैश है जो आफ्टर कंबशन जनरेट हो रही है, कॉल के फॉर्म में होगी, और हाइड्रोजन हमारा फ्यूल है। इसमें कैसे प्रोसेस होती है वो देख लेते हैं कि भाई दो प्रोटॉन मेक अ ड्यूटेरॉन, द न्यूट्रिनो and positron are emitted and 0.42 million electron volt energy are released। Positron and beta particle recombine with each other
and 2 proton are emitted and about 1.02 million electron volt energy are released. Proton and deuteron make a light helium nucleus. The energetic photon are emitted and about 5.49 million electron volt energy are released. These three processes are occurs 2 times, and that's why we get 2 light helium nucleus, and this 2 light helium nucleus make a heavy helium nucleus. 2 proton again release and about 12.86 million electron volt energy are released. Here first, second and third process are occurs twice and fourth process only one time are occurs. So the combined effect is कि 4 proton plus 2 electron make a helium nucleus, release 2 neutrino particle, 6 gamma photon and 26.7 million electron volt are energy are released. या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 photon plus 4 electron gives twice He4 plus 2 electron plus 2 neutrino plus 6 gamma plus 26.7 million electron. In short, 4 hydrogen atoms combine to form an helium atom and release the 26.7 million electron volt energy. Okay, बच्चों ये जो प्रोसेस है वो अबाउट 500 करोड़ ईयर्स तक चलती जाएगी. उसके बाद क्या होगा कि भाई न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में हीलियम है वो कूल डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से ड्यू टू ग्रेविटी जो सन है वो सिंक्रोनाइज होगा, कंप्रेस होगा और फिर से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और हीलियम कार्बन में कन्वर्ट होगा, फिर कार्बन नाइट्रोजन साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी और इस तरह से फिर 100 करोड़ ईयर्स ये प्रोसेस चलती जाएगी और सन कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करता जाएगा. जब 3 और 4 मार्क्स में अगर पूछते हैं कि एक्सप्लेन द प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस इन अ सन, तो हमें इतना लिखना ज़रूरी है. ठीक है, आप ये प्रोसेस को अकॉर्डिंग टू बुक एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई कौन कंबाइन होकर क्या बनाता है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है. आप बुक के अकॉर्डिंग लिखना, मैंने समझाने के लिए इस तरह से लिखा है. ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा एक चैप्टर ख़त्म होता है. एक क्वेश्चन बाकी है जो मैं बोर्ड पे करवाने वाला हूँ, जब हम मिलेंगे तब करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम सम स्टार्ट करते हैं. बच्चों अभी लॉकडाउन के सीज़न चल रहा है, तो आपको खुद आपकी जिम्मेदारी समझना है. आपको खुद आपका 12th है ये मान के आपको खुद प्रिपरेशन करना है. आप खुद ही जज हो, आप खुद ही स्टूडेंट हो, आप खुद ही टीचर हो, ये समझ के आप थियरी घर पे लर्न करना, बार बार लिखना, जितना हो सके रिपीटेशन करना. ठीक है बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक.